हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉर्न में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लॉथिंग टेक्सटाइल से है। क्लॉथिंग टेक्सटाइल में हम रेशम चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, जिसमें हम पढ़ेंगे रेशम की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। जिसमें आज हम पढ़ेंगे रेशम की विशेषताओं के बारे में। तो रेशम के मुख्य बिंदुओं के बारे में और रेशम का उत्पादन क्रम और रेशम के प्रकार के कौन कौन से होते हैं, इसको हम जान चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशम की विशेषताएं। तो रेशम की विशेषताओं के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो इसकी जो विशेषताएं होती हैं रेशम की, तो रेशम की विशेषताओं को दो भागों में बांटा गया है। हमारी जो पहली विशेषता होती है वो भौतिक विशेषता होती है, और उसके बाद जो हमारी सेकंड विशेषता होती है वो रासायनिक विशेषता कहलाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो रेशम की भौतिक विशेषताओं को देखेंगे। तो रेशम की जो भौतिक विशेषताएं हैं, पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि जो रेशम का संगठन होता है, जो रेशम के निर्माण की प्रक्रिया होती है, वह किन किन तत्वों के मिलकर बनी होती है। तो जो रेशम का निर्माण होता है वह हमारा सिर्फ मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जो रेशे का संगठन है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तत्वों को मिलकर के रेशम का निर्माण किया जाता है। अगला हमारा है कि इसमें जो रेशम का रेशा होता है इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है फाइब्रिन प्रोटीन। रेशम के रेशे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो रेशम का जो रेशा होता है इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिन प्रोटीन। फिर हमने बताया था कि जो रेशम का रेशा होता है इसमें गोंद पाया जाता है, क्योंकि जो कीड़ा होता है वह 4 अवस्थाओं से गुजरता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा मोथ। तो जब वो प्यूपा की स्टेज में आ जाता है तो पत्तियों को खाने लगता है। जब वो पत्तियों को खाने लगता है तो उसके मुख के पास जो 2 छिद्र होते हैं उससे जो है क्या करता है, सेरसिन नामक गोंद स्रावित करता है। तो इसमें जो गोंद पाया जाता है वो गोंद कौन सी होती है, तो सेरसिन गोंद होती है, जिसकी परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, तो 20% होता है। और जो रेशे में प्रोटीन होता है वो कितना परसेंटेज होता है, तो रेशे में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारा कितना परसेंटेज होता है, तो प्रोटीन 80% होता है। और सेरसिन गोंद जो होता है वो कितना परसेंट होता है, तो सेरसिन 20% होता है। अब उसके बाद हम अगली विशेषता को जानेंगे। तो अगली विशेषता में क्या है कि रेशम की जो लंबाई होती है वो कितना होती है, तो 300 से 1800 मीटर लंबी होती है। अगर इसको फीट में नापेंगे तो फीट में 1200 से 1400 फीट तक होती है। फिर हम अगला जानेंगे इसमें प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है। प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था दोनों सिमिलर है, लेकिन दोनों में बहुत थोड़ा अंतर है। प्रतिस्कंदता का तात्पर्य होता है कि जैसे हम कोई कपड़ा लेते हैं, उसको हम दबाते हैं, दबाने के बाद वह पूर्ण अपनी आकृति में आ जाता है। जैसे स्पंज हो गया, कोई सोख्ता हो गया, उसको हम लेते हैं, जब उस पर हम प्रेस करते हैं या उसको दबाते हैं तो उसकी आकृति छोटी हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो पूर्ण रूप से अपनी पुनः आकृति में आ जाता है। तो इसको प्रतिस्कंदता कहते हैं। तो जो रेशम का रेशा होता है इसमें प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है। अगला है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का गुण भी रेशम के रेशे में पाया जाता है। प्रत्यास्थता का मतलब होता है कि प्रत्यास्थता का तात्पर्य है खींचने से, इलास्टिसिटी। जैसे हमारा रबर बैंड होता है, जब उसको हम खींचते हैं तो उसमें तनाव होता है, खींचता है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं पुनः अपनी आकृति में आ जाता है। तो इस प्रकार से रेशम का जो कपड़ा होता है उसमें भी इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, लेकिन वो पुनः अपनी आकृति में आ जाता है। तो जो रेशम का रेशा होता है उसमें प्रत्यास्थता का भी गुण पाया जाता है। उसके बाद अगला है कि यह ताप का कुचालक है। ताप का कुचालक, गर्मी में यह कपड़ा जो है पहनने योग्य नहीं है। ताप का कुचालक है, ताप का अच्छा प्रभाव नहीं होता है इस पर। गर्मी में इसके पहनने से हमें उलझन होगी, तो गर्मी में इससे पसीने होंगे, पसीने सोखने की क्षमता इसमें नहीं होती है, तो ये गर्मियों के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है। ताप का कुचालक एक होता है, एक होता है ताप का सुचालक। कुचालक और सुचालक में बहुत थोड़ा अंतर है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कुचालक का मतलब होता है कि जो
अच्छा ना हो, और सुचालक का मतलब होता है जो अच्छा हो। तो ताप का कुचालक होता है, ताप सहने की शक्ति इसमें नहीं होती है, यह ताप का कुचालक होता है। अगला है गर्मी के लिए उपयुक्त। रेशम का जो कपड़ा होता है यह गर्मी के लिए अनुपयुक्त होता है, गर्मी में पहनने योग्य नहीं होता है। अगला है चमक तीव्र। जो रेशम का रेशा होता है इसमें अविरल चमक पाई जाती है, तो इसमें बहुत ज्यादा फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं होती है। रेशे से वस्त्र के निर्माण करते समय थोड़े बहुत दाग धब्बे लग जाते हैं, तो इस पर हल्की परिचर्या की जाती है। जिसका जो धागा होता है प्राकृतिक रूप से तीव्र चमक वाला होता है, इसलिए इस पर बहुत फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद है दोहरी संरचना। रेशम का जो रेशा होता है दोहरी संरचना वाला होता है। दोहरी संरचना वाला क्यों होता है? क्योंकि जो मोथ होता है, मोथ के मुंह के पास 2 छिद्र पाए जाते हैं और दोनों छिद्र से सेरिसिन नामक जो प्रोटीन निकलता है, गोंद निकलता है, इससे इस रेशे की जो संरचना हमें दिखाई देती है वो दोहरी संरचना दिखाई देती है। उसके बाद है रगड़ एवं घर्षण का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो रेशम का जो रेशा होता है इसकी जो सतह होती है प्राकृतिक रूप से चिकनी होती है, तो इस कपड़े को इस पर रगड़ और घर्षण का बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कपड़े को हल्के हाथों से धुला जाता है, बहुत तीव्र गति से इसे हम रगड़ और घर्षण इस पर नहीं कर सकते हैं। तो रगड़ और घर्षण का रेशम पर बुरा प्रभाव पड़ता है या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है धूप एवं प्रकाश का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो रेशम के कपड़े को बहुत धूप और प्रकाश में डायरेक्ट नहीं तो सुखाना चाहिए, इसे छाया में सुखाना चाहिए। अगला है कि जब हम रेशम के कपड़े को जलाते हैं तो इसकी जो गंध होती है वो बालों के चलने जैसे गंध होती है, क्योंकि जो बाल हमारे होते हैं बालों में भी प्रोटीन पाया जाता है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि जो रेशम का रेशा होता है इसमें भी फाइब्रिन प्रोटीन 80% पाई जाती है, इसलिए जो इसकी जलने की गंध होती है वो किस समान होती है? तो इसकी जो जलने की गंध होती है वो बालों के समान होती है। तो इस प्रकार से हम पहले जाने भौतिक विशेषताओं के बारे में। अब हम एक बार इसे दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। भौतिक विशेषता में इसका जो संगठन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है कौन सी प्रोटीन होती है? तो फाइब्रिन प्रोटीन होती है। उसकी मात्रा कितनी होती है? तो 80% होती है। गोंद इसमें कौन सा पाया जाता है? तो सेरिसिन गोंद पाया जाता है, जिसका परसेंटेज कितना होता है? तो 20% होता है। रेशे की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 300 से 1800 मीटर होती है। और प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है रेशम। प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है। उसके बाद प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रतिस्कंदता का मतलब होता है कि हम जब किसी कपड़े को लेते हैं, दबाते हैं तो पुनः अपनी आकृति में आ जाता है। और प्रत्यास्थता का तात्पर्य होता है कि जब हम किसी कपड़े को लेकर उसे खींचते हैं तो खींचने के बाद जब हम उसे छोड़ते हैं तो पुनः अपनी आकृति में आ जाता है। ताप का कुचालक होता है, ताप का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, गर्मी के लिए अनुपयुक्त होता है। जो रेशम का रेशा होता है उसमें जो चमक होती है प्राकृतिक रूप से तीव्र चमक की होती है। इस रेशम के रेशे की जो संरचना होती है वो दोहरी संरचना होती है। रेशम के कपड़ों पर रगड़ एवं घर्षण का बुरा प्रभाव पड़ता है या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। धूप और प्रकाश का भी इस कपड़े पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और इसके जो जलने की गंध होती है वो हमारे बालों के जलने के समान कपड़े की गंध होती है। तो इस प्रकार से हम जाने भौतिक विशेषताओं के बारे में। अब हम जानेंगे रासायनिक विशेषताएं। तो रासायनिक विशेषताओं में क्या क्या है? तो अम्ल का प्रभाव अच्छा होता है इस पर। जो अम्ल होता है हमारा, अम्ल का प्रभाव इस पर अच्छा होता है। लेकिन जो क्षार होता है इस पर क्षार का प्रभाव हानिकारक होता है। रंगाई के लिए इस पर अम्लीय अम्ल का प्रयोग करते हैं। रंगाई के लिए अम्लीय अम्ल का प्रयोग करते हैं, क्षारीय रंगों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इस पर क्षार का प्रभाव हानिकारक होता है लेकिन अम्ल का प्रभाव अच्छा होता है। इसलिए रेशम के कपड़ों को रंगने के लिए अम्लीय रंग का प्रयोग किया जाता है। जब रंग चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें अम्लीय रंग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला है रंग पक्का। जो रेशम का रेशा होता है इस पर जो रंग चढ़ता है वो रंग आसानी से चढ़ जाता है, इसलिए जो रेशम के कपड़े होते हैं इसके जो रंग होते हैं पक्के होते हैं। रेशम के कपड़ों का कलर जल्दी फेड नहीं होता है, जबकि कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसका कलर फेड हो जाता है। तो इस पर रेशम के जो कपड़े हैं इस पर रंग आसानी से चढ़ जाता है, इसलिए रेशम के कपड़ों का जो रंग होता है वह कैसा होता है? पक्का रंग होता है।
रेशम के कपड़े पर ब्लीच किया जा सकता है। ब्लीच करने के लिए कौन सी ब्लीच का प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है ब्लीच करने के लिए। अगला है कि पसीने का प्रभाव हानिकारक होता है। रेशम का जो रेशा होता है, रेशम के जो कपड़े होते हैं उस पर पसीने का प्रभाव जो है कैसा होता है, हानिकारक होता है। हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो पसीने होते हैं वो क्षारीय होते हैं और क्षार का प्रभाव जो है रेशम के रेशे पर बुरा पड़ता है, तो इसलिए पसीने का प्रभाव कैसा होता है, हानिकारक होता है। रेशे का जो रंग होता है पसीने के कारण और पीले हो जाता है और हम वहाँ से जो रेशे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और जब रेशे कमजोर हो जाते हैं तो हमारे कपड़े के तंतु खराब हो जाते हैं। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेंगे। रेशम का जो रासायनिक विशेषता है उसमें अम्ल का प्रभाव अच्छा होता है, क्षार का प्रभाव हानिकारक होता है, बुरा होता है। रंगाई के लिए अम्लीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंग इसका पक्का होता है क्योंकि जो रेशम का वस्त्र होता है इस पर रंग आसानी से चढ़ जाते हैं और इस पर ब्लीच किया जा सकता है। ब्लीच करने के लिए हम हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। पसीने का प्रभाव इस पर हानिकारक पड़ता है, क्यों पड़ता है, क्योंकि हमारा जो पसीना होता है वो क्षारीय होता है और पसीने के कारण जो कपड़े का कलर होता है वो धीरे धीरे पीला हो जाता है और इससे हमारे कपड़े के तंतु खराब हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि रेशम की विशेषताएं और रेशम की विशेषताएं में उनकी रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं, भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।